क्राइम की स्टोरी में आज एक ऐसी औरत की कहानी है जो 12 नवंबर 2004 को अपना दम तोड़ती है, लेकिन मौत से पहले वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाती है और खास तौर पर अपनी बेटी से कहती है कि तुम अक्सर अपने डैड के बारे में पूछती हो कि डैड को कहाँ दफनाया गया है, तो मैं तुम्हें एक पता बताती हूँ जहाँ पर तुम्हारे डैड मिलेंगे। उसकी माँ मरने से पहले एक ऐसा राज बताती है जिस पर 12 साल से पर्दा पड़ा हुआ था, जिसे सुनने के बाद न सिर्फ उसके बच्चे बल्कि उस शहर की पुलिस और जिन जिन लोगों के कानों तक ये खबर पहुंचती है वो सभी चौंक उठते हैं। तो ये राज क्या था और उसके डैड कहां पर थे, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी अमेरिका की एक मशहूर जगह मैसाचुसेट्स की है। बात 12 नवंबर 2004 की है। एक लेडी जिनका नाम गेराल्डीन डिमार्जियो कैली था, उनकी उम्र करीब 54 साल थी। कैली को कुछ साल पहले ही पता चला था कि उन्हें कैंसर है। इसके बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी और आखिरकार 12 नवंबर 2004 को उनकी मौत हो गई। कैली के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनके हस्बैंड का नाम जॉन कैली था। उनके पति का करीब 12 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। जब भी उसके बच्चे उससे पूछते थे कि फादर की मौत कैसे हुई है, तो वो यही कहती थी कि एक रोड एक्सीडेंट में एक कार ने उन्हें कुचल दिया था। लेकिन हैरत की बात ये थी कि रोड एक्सीडेंट लॉस वेगस में हुआ था, तो मरने के बाद उनकी डेड बॉडी तो होगी, उसका अंतिम संस्कार हुआ होगा और कायदे से उनके धर्म के हिसाब से उन्हें कहीं दफनाया गया होगा। लेकिन ये भी किसी को नहीं मालूम था कि उन्हें कहाँ दफनाया गया था। कैली से खास तौर पर उसकी बेटी बार बार पूछती थी कि मम्मी, जब डैड की मौत हुई तो उन्हें कहाँ पर दफनाया गया था, ताकि हमें पता चल सके कि उन्हें किस जगह पर दफनाया गया है तो हम कभी वहां पर जाएं। लेकिन माँ हमेशा बहाना कर देती थी। 12 नवंबर 2004 को कैली अपना दम तोड़ती हैं, लेकिन मौत से पहले वो अपने बच्चों को अपने पास बुलाती हैं और खास तौर पर अपनी बेटी को वो एक ऐसा सीक्रेट बताती हैं जिसे सुनने के बाद न सिर्फ उनके बच्चे बल्कि उस शहर की पुलिस और जिन जिन लोगों के कानों तक ये खबर पहुंचती है वो सभी चौंक उठते हैं। वो बताती हैं कि तुम अपने फादर के बारे में जो पूछती हो कि डैड को कहाँ दफनाया है और उनकी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी, ये सब मैंने झूठ बोला था। कैली कहती हैं कि तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं, मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद वो एक पता बताती हैं। उस पते का नाम था प्लैनेट सेल्फ स्टोरेज। ये प्लैनेट सेल्फ स्टोरेज एक स्टोरेज था जिसे बहुत लोग अपने इंडिया में कोल्ड स्टोर कहते हैं, जिसका खास तौर पर इस्तेमाल किसान लोग करते हैं। जैसे आलू प्याज जो मार्केट या मंडी में पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएं या उस वक्त बिक नहीं रहा हो तो उसे कोल्ड स्टोर में रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। वैसे ही अमेरिका में कुछ स्टोरेज थे जो लोगों को किराए पर दिए जाते थे। तो कैली ने अपने बच्चों से कहा कि ये है पता प्लैनेट सेल्फ स्टोरेज का, इस स्टोर में जाओ। और उन्होंने एक नंबर बताया, वहां पर एक फ्रिज है और तुम्हारे डैड वहीं मिलेंगे। इतना कहने के कुछ देर बाद कैली ने अपना दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। माँ की मौत से पहले का ये आखिरी खुलासा था, एक तरह से डेथ बेड कन्फेशन था। उसकी माँ मरने से पहले एक ऐसा राज बता रही थी जिस पर 12 साल से पर्दा पड़ा हुआ था। अब ये राज क्या था, उस राज को बताऊं उससे पहले कहानी को थोड़ी सी फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। 1970 के आखिर में गेराल्डीन डिमार्जियो कैली और जॉन कैली एक दूसरे से मिलते हैं। तब ये दोनों कैलिफोर्निया में थे और कैलिफोर्निया में एक जगह था वेंचुरा। वहाँ पर एक मोटेल था, उस मोटेल का नाम था विक्टोरिया मोटेल। विक्टोरिया मोटेल में कैली एक मैनेजर के तौर पर काम करती थी और वहीं पर जॉन कैली एक टेक्नीशियन के तौर पर काम करता था। उन दोनों की मुलाकात मोटेल में हुई। उसके बाद दोनों में धीरे धीरे प्यार हुआ, फिर शादी हुई और उसी मोटेल के क्वार्टर रूम में दोनों पति पत्नी साथ रहते थे। कुछ वक्त के बाद इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शादी के करीब 10 साल बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होने लगी। हालांकि जो मोटेल के मालिक थे उनका कहना था कि जॉन जो है वो बहुत ही कूल और शांत स्वभाव का इंसान था, लेकिन कैली वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर थी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था।
और वो ऊंची आवाज में भी बात करती थी। लेकिन जॉन कैली वो अपना काम ईमानदारी से करता था, उसे कभी किसी ने नहीं टोका। वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करता था और डिमार्जियो कैली की कई बार मोटेल में शिकायत भी आई थी, लेकिन फिर भी ये काम दोनों का चलता रहा। इसके बाद बीच में इन दोनों की इतनी लड़ाइयाँ हुई कि इनकी बातें पड़ोसी और स्टाफ भी सुन लेते थे और इधर बच्चे भी बड़े हो गए थे और देख रहे थे कि माँ बाप लड़ रहे हैं। अब भी वो पूरी तरह से बड़े नहीं हुए थे और पूरी तरह से समझदार भी नहीं हुए थे, लेकिन माँ बाप के इस बर्ताव को देखकर बच्चे माँ बाप से अलग हो गए। अब दोनों बेटा और बेटी अलग अपने रिश्तेदार के पास रहने लगे। अब दोनों हस्बैंड और वाइफ यहीं पर रहने लगे। इसी दौरान 1991 आ जाता है और 1991 में अचानक जॉन कैली मॉडल को छोड़कर चला जाता है। ये कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ वक्त बीतता है, मॉडल वालों को भी फिक्र होती है कि जॉन कहाँ पर है, ड्यूटी पर नहीं आ रहा। उसकी वाइफ कैली से भी पूछते हैं, तब वो बताती है कि वो लॉस वेगास गया हुआ था और वहाँ लॉस वेगास में एक रोड एक्सीडेंट में एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी डेथ हो गई। लोगों ने बहुत अफसोस जताया। अब यहाँ पर कहानी में ये थी कि जो कैली के क्लोज रिलेटिव थे वो भी उससे दूर रहते थे, उसके बच्चे भी दूर चले गए थे और माँ बाप से उनका मिलना जुलना नहीं होता था, तो उससे पूछताछ करने वाला कोई नहीं था। एक शख्स जो गायब है उसको लेकर एक चिंता जो होनी चाहिए, वो इन रिश्तों की कड़वाहट ने उसको बहुत हद तक दूर कर दिया। उससे कोई पूछने वाला नहीं था, तो कैली ने सबको बताया कि लॉस वेगास में एक कार एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। बच्चे भी कभी कभी मिलने आते थे तो पूछते थे, तो उसने यही बात उनको भी बताई। तो बेटी ने कई बार कहा, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें कहाँ दफनाया गया है, ताकि डैड को जहाँ दफनाया गया है वहाँ पर हम जा सके। उसकी माँ ने उसको हमेशा गुमराह किया। 1997 तक कैली इसी मोटेल में काम करती है और फिर 1997 के लास्ट में मोटेल छोड़ कैलिफोर्निया से और वो मैसाचुसेट के सोमरविले इलाके में पहुंच जाती है और यहाँ पर एक घर में रहने लगती है और बीच बीच में इसके बच्चे भी मिलने आ जाते थे। इसके बाद 2000 आ जाता है। 2002 और 3 में पता चलता है कि कैली को ब्रेस्ट कैंसर है। इसका इलाज शुरू होता है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 14 नवंबर 2004 को मौत एकदम करीब थी। कैली को एहसास हो गया कि अब वो बचने वाली नहीं है। तब उसने अपने बच्चों को पास बुलाया और फिर उसे वही बात कही जो मैंने आपको शुरू में बताई कि तुम अक्सर पूछती हो कि तुम्हारे डैड कहाँ पर हैं, तो मैं तुम्हारे डैड का पता बताती हूँ। उसने उसे एक स्टोरेज के बारे में बताया और कहा उस स्टोरेज में जाओ और वहाँ पर एक फ्रीजर में तुम्हारे डैड मिलेंगे। अब जब ये बात उसके बेटे और बेटी सुनते हैं कि एक शख्स फ्रीजर में, लेकिन बेटी को लगा कि माँ मरने से पहले झूठ नहीं बोल सकती है, तो बेटी ने ये बात सोमरविले पुलिस को बता दी। पुलिस को भी ये बात सुनकर अजीब लगा। अब पुलिस की एक टीम कैली की बेटे और बेटी को साथ लेकर इस प्लैनेट सेल्फ स्टोरेज में पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद उसके मालिक और उसके स्टाफ से पूछताछ होती है, तो पता चलता है कि यहाँ पर एक चीज रेंट पर रखा हुआ है, लेकिन उसको रखे हुए करीब 7 साल हो गए हैं और उसका दोबारा कोई अता पता लेने नहीं आया। तो पुलिस ने कहा कि आप चेक नहीं करते कि कितने टाइम से ये पड़ा हुआ है। तो स्टोरेज के मालिक का कहना था कि ये स्टोरेज इसलिए है कि हम लोगों को रेंट पर दे सके। जैसे हम लोगों को घर किराए पर देते हैं, वैसे ही यहाँ जगह रेंट पर देते हैं ताकि लोग अपना सामान लाकर रख सकें, और जो पैसे हैं हम उनसे ले लेते हैं, तो उसके पैसे हमें लगातार मिलते रहे, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं था। पुलिस ने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा एक फ्रीजर है। 6 बाय 3 फुट का ये फ्रीजर था। इस फ्रीजर के पास जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो उसे देखा कि वो फ्रीजर लॉक है, उसमें ताला लगा हुआ है और उसके चारों तरफ टेप भी लगा हुआ था। अब पुलिस की टीम के साथ डॉक्टर की भी टीम थी और फिर उनकी निगरानी और मौजूदगी में उस फ्रीजर को खोला गया। जब फ्रीजर को खोला गया तो अंदर एक इंसान की लाश थी, लेकिन लाश की हालत ऐसी थी कि अब उसे पूरी तरह से पहचानना मुश्किल था। अब ये जॉन कैली है, उनको उस वक्त कैसे पता चले? तो जॉन कैली की कुछ तस्वीर बच्चे साथ लेकर गए थे। उन्होंने उस तस्वीर को देखा तो जॉन कैली की 3 ऐसी चीजें मिली जिसे देखकर बच्चों ने कहा कि हाँ ये हमारे फादर हैं। जॉन कैली के शरीर पर 3 टैटू के निशान थे। एक टैटू कंधे पर बना हुआ था जिस पर पैंथर बना हुआ था, एक टैटू उनके बाजू पर बना हुआ था जिस पर डॉलर बने हुए थे, और दूसरे बाजू पर एक और टैटू था जिस पर खोपड़ी बना हुआ था। इन तीनों को देखकर बच्चों ने कहा ये हमारे डैड के टैटू हैं, लेकिन फिर भी कंफर्म करना था
इसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर डीएनए होता है और डीएनए से पता चलता है कि ये लाश जॉन कैली की है। और जब पोस्टमार्टम होता है तो उस लाश की खोपड़ी के पिछले हिस्से से एक बुलेट निकलता है। अब ये क्लियर हो गया था कि गोली मारकर हत्या की गई थी। जब बुलेट मिलता है तो पुलिस अब वापस कैली के घर सोमरविले पहुंचती है। वहां जाने के बाद पुलिस घर की तलाशी लेती है। जब घर की तलाशी लेती है तो वहां पुलिस को एक हैंडगन मिलता है और उस हैंडगन की जब फोरेंसिक जांच की जाती है और जॉन कैली के खोपड़ी के पिछले हिस्से से जो गोली मिली उसकी भी जांच की जाती है तो पता चला कि इस हैंडगन से गोली चली थी। तो इसका मतलब था कि जॉन कैली की गोली मारकर हत्या की गई थी। अब पुलिस ने फिर 1991 से सारी कड़ियों को जोड़ने की शुरुआत की तो पता चला कि आखिरी बार जॉन कैली को 1991 में देखा गया था। डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच की तो उसके हिसाब से जॉन कैली की मौत करीब 12 या 11 साल पहले हुई थी। तो पुलिस के हिसाब से ये मौत 1991 या 92 में हुई थी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ गई। अगर 1991 या 92 में मौत हुई तो अगले 5 साल जॉन की लाश कहाँ थी? क्योंकि इस प्लैनेट सेल्फ स्टोरेज के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर ये फ्रिज 1997 में रखा गया था। अब 1997 से लेकर 2004 तक ये फ्रिज स्टोरेज में रखा रहा। इसका मतलब है कि करीब 7 साल तक ये फ्रिज इस स्टोरेज में रहा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आई विटनेस और बाकी लोग बता रहे थे कि इसकी मौत 1992 में हुई थी। तो फिर 5 साल तक ये लाश कहाँ थी? अब पुलिस ने जब इसकी छानबीन की तो पता चला कि एक फ्रीजर ऑलरेडी कैली ने रखी हुई थी और जब वो सोमरविले पहुंची तो गाड़ी में इस फ्रिज को ढोकर अपने साथ अपने घर ले गई थी और ये फ्रीजर इनके पास 1997 तक रखा रहा। मतलब अपने पति का कत्ल करने के बाद अपने पति की लाश को अपने करीब रखा और फिर 1997 में इस स्टोरेज के बारे में पता किया कि यहाँ पर रेंट पर जगह देते हैं। तो उसने एक गाड़ी बुक की और इस फ्रीजर को जिसमें उसके पति की लाश थी उसे इस स्टोरेज में रख दिया और इस तरीके से 7 साल तक वहां रहा। अब पुलिस के लिए ये सवाल था, एक पत्नी ने अपने पति का कत्ल किया, उसके पास बहुत मौके थे। वो उस लाश को कहीं जला सकती थी या उस लाश को कहीं फेंक सकती थी, लेकिन जो लाश उसे कानून के शिकंजे तक पहुंचा सकता था उस लाश को उसने अपने पास क्यों रखा? ये सवाल पुलिस को परेशान कर रही थी। इस पर पुलिस ने और बाकी एक्सपर्ट ने काफी गहराई से छानबीन की तो जो फाइनल रिपोर्ट निकला वो ये निकला कि कैली एक ऐसी औरत थी जो होशियार और पढ़ी लिखी थी और एक मोटर में मैनेजर थी और उसने शायद ये कहीं पढ़ा या समझा था कि अगर कानून से बचना है तो लाश को खुद से दूर मत रखो बल्कि लाश को खुद के करीब रखो ताकि कोई शक ना करे। अब यहाँ पर उसके लिए ये ज्यादा आसान था, इसीलिए क्योंकि बच्चे माँ से अलग हो चुके थे और रिश्तेदारों का आना जाना नहीं था और उसका दोस्त भी कोई नहीं था। तो कुल मिलाकर कैली जिंदगी में अकेली थी। उसको पता था कि उसके घर पर कौन आएगा और अगर कोई आएगा तो कुछ देर तक बैठा रहेगा और फिर चला जाएगा। और कानून को चकमा देने के लिए उसने कहा कि हो सकता है लाश को ठिकाने लगाने में वो पकड़ में आ जाए। तो इसीलिए उसने करीब 5 या 6 साल तक लाश को अपने पास घर के अंदर एक फ्रिज में रखा और फिर 1997 में जब उसको कहीं से जानकारी मिली कि इस लाश को कहीं रख सकते हैं तो वो है कोई स्टोरेज और स्टोरेज में बड़े सख्त कानून होते हैं। स्टोरेज वाले किसका कौन सा सामान रखा है उसको कभी डिस्क्लोज नहीं करते, क्या सामान है वो कभी चेक नहीं करते जैसे बैंक लॉकर होते हैं और उसके लिए ये सबसे आसान था। और दूसरा जो एक्सपर्ट ने माना था वो इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस थी और इतना ज्यादा उसे खुद पर भरोसा था कि कोई भी इस कत्ल के बारे में तब तक नहीं जान पाएगा जब तक वो खुद ना बताए। और यही हुआ। अपने पति का कत्ल करने के बाद वो 12 साल तक खामोश रही और 12 साल तक दुनिया को उसके पति के मौत के बारे में जानकारी नहीं दी और 12 साल तक बच्चों तक को नहीं पता चला कि उसके डैड कहाँ है। और 12 साल बाद जब बच्चों को, पुलिस को, कानून को पता भी चला तो उसका जरिया वो खुद बनी। अगर वो डेथ बेड कन्फ्यूजन ना करती, अगर वो मरने से पहले अपना मुंह ना खोलती तो शायद उस फ्रिज में लेटे उसके पति का राज न जाने कितने वर्ष तक राजी बना रहता। आपको ये सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह की क्राइम से जुड़ी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।